Hello everyone, welcome to our channel P Talks, and I hope you all are doing great. So this is the part 3 of mains preparation 2024 for combined geoscientist examination. एंड आपको लग रहा होगा कि ये बोर्ड आज फर्स्ट टाइम ऐसे कैसे, तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे बोर्ड का यूज़ करना चाहिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा या फिर मतलब होता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा उस चीज़ का, तो इसलिए आई थॉट कि मुझे बोर्ड यूज़ करना चाहिए. सो एज़ यू ऑल नो कि द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट द टाइम टेबल फॉर मेंस प्रिपरेशन. तो एक्चुअली मेरा टाइम टेबल नहीं इसमें बताने वाली कि कैसे मैंने किया, क्योंकि मेरी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल एकदम अलग थी. तो ये वाली जो वीडियो होगी एक जनरल वीडियो होगी जो कि हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू अपनी सिचुएशन के, ठीक है, थोड़ी बहुत वेरिएशन करके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टाइम टेबल. थोड़ी सी राइटिंग ख़राब आएगी मेरी तो वो थोड़ा माइंड मत करना. ओके, सो एज़ यू ऑल नो कि ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स बाकी है मेंस के एग्ज़ाम में. 22 जून और 23 जून को होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आर लेफ्ट. ओके, तो हम 3 महीनों को डिवाइड करने वाले हैं कि हम कौन सा सिलेबस और कितने टाइम में हमारा होना चाहिए, हमने कितना टाइम हमारे रिवीजन में देना है, हमने कैसे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस होता ना कि डिसाइड करना है, या फिर सीक्वेंशियल ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है कि कैसे कैसे सब कुछ मतलब प्रिपेयर करना है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि हमारे पास टाइम कितना है. चलो यहीं से बता देते हैं. तो हमारे पास टाइम कौन सा बचा है? 3 मंथ्स, राइट. हमारे पास टाइम टेबल हमने बनाना किसका है? सबसे पहली चीज़ है जो हमने इस 3 महीनों में कवर करनी है वो है हमारा सिलेबस. सिलेबस में हमारा आता है सबसे मेन एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट. सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फोर्थ इज फिज़िकल, राइट. तो ये चारों का जो हमारा सिलेबस है वो हमने इन 3 महीनों में कवर करना है. अब ऑब्वियसली सिर्फ सिलेबस नहीं करना, क्योंकि सिलेबस कर लोगे आप पूरा, बट अगर उसमें आपकी कोई रिवीजन नहीं है, कोई आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तब आप क्या लिख पाओगे? हमारा कंप्यूटर माइंड तो है नहीं कि एक बार हमने सिलेबस कर लिया और वो बिल्कुल एकदम वैसे रिटेन हो जाएगा, राइट. तो इसलिए फिफ्थ हमारी चीज़ क्या ऐड हो जाती है इस 3 महीनों में ही हमने जो कवर करना है, वो हमारा फिफ्थ क्या ऐड होता है? हमारी राइटिंग प्रैक्टिस. इसके बाद है रिवीजन. एक्चुअली अब आप सोचोगे कि राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस है, रिवीजन आप जैसे कोई भी थियोरी वाला पार्ट है, मान लो एनालिटिकल पार्ट है, तो वो आप जस्ट एक बार होता है ना कि हम नोटबुक में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम वैसे भी कवर कर सकते हैं. बट राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं, बट हमें रिटेन कितना हो रहा है, क्योंकि हमें वहाँ पे ऐसा नहीं है कि MCQ मिलने वाले हैं तो 4 ऑप्शंस देख के हमारे दिमाग में आ जाएगा कि अरे ये वाला सुना हुआ है, तो पढ़ के हम वो चीज़ हो सकती है, MCQ हो सकता है, बट सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो सकता. इसलिए आपको क्या करना है, रफ़ नोटबुक में या मतलब जो भी नोटबुक में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ में करनी है. तो ये वाली चीज़ भी आपको टाइम टेबल में मतलब होता है ना कि इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही आपको अपना अपना टाइम ऐसे डिवाइड करना है कि इतना टाइम मुझे इतने में लग जाएगा, इतने सिलेबस में मुझे इतना टाइम लगेगा. क्योंकि अगर आप रिवीजन किसी भी टॉपिक की एक दिन में करते हो, मान लो कोई भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उसको रिवाइज़ करने में आपको एक दिन लग जाता है, बट अगर वही रिवीजन आप अलोंग विद राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आपका हाफ डे और इंक्रीज़ हो जाएगा. इसलिए मैंने ये पॉइंट बना के इसलिए लिखा है ताकि अगर जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो आपने इसको माइंड में रखते हुए फिर बनाना है कि इतना टाइम मुझे राइटिंग प्रैक्टिस में भी लगने वाला है. ओके. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने लाइक कंसिडर करनी है टाइम टेबल बनाते वक्त. नेक्स्ट है मैं 7th पॉइंट एक और चीज़ लिख सकती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तब कि
मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमें कैसे इंक्लूड करना है, क्योंकि ये भी एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन पेपर आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। या फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके देखते हो ना, यू विल रियलाइज़ कि आप चीज़ें भूल रहे हो। तो आप भूलोगे ना, तब फिर क्या होगा कि आप थोड़ा सा और अच्छे से, होता है ना कि बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे कि नहीं मैं चीज़ें भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो मुझे अच्छे से और रिवीजन करनी पड़ेगी। तो वो उस चीज़ के लिए PYQ करना बहुत बेनिफिशियल होता है, राइट। एंड आपको ऑब्वियसली आइडिया भी लग जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपने कौन सी चीज़ें ज़्यादा कंसंट्रेशन से करनी है, किस पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थोड़ा सा आइडिया लेने का कि हमने 3 मंथ्स को कैसे डिवाइड करना है। तो 3 मंथ्स मान लो अगर हम 21 मार्च से बनाते हैं, ये है हमारा फर्स्ट डे, मान लो प्रिपरेशन का ही बोल रही हूँ मैं कि मान लो अभी तक आपने मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप 21 मार्च को आप स्टार्ट करने वाले हो। लास्ट डे क्या होगा आपका? 21 जून, है ना। ये आपका होगा लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है 3 मंथ्स, राइट। अब इन 3 मंथ्स में हमारे पास जो भी हमने 5 या 6 पॉइंट्स देखे थे, अब हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपका जो वीक पार्ट है, वीक पार्ट इन द सेंस वीक पार्ट भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी है 99% स्टूडेंट्स का, दैट इज़ एनालिटिकल। है ना। तो एनालिटिकल के लिए सबको ऐसे कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं, क्योंकि बाकी की जो तीनों केमिस्ट्री है सॉरी, तीनों जो भी हैं वो हमने नेट गेट के लिए नोट्स बनाए हुए, तो हमें एक आइडिया है कि हमारे पास कुछ है पढ़ने के लिए। बट एनालिटिकल के हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें ये भी फोबिया कि कहाँ से क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने एनालिटिकल को कवर करना है, ताकि कवर करने के बाद चाहे वो 20 दिन में हो चाहे 25 दिन में हो, हमें एक ये हो जाएगा कि हाँ हमारा जो होता है ना कि जिससे हम डर रहे थे वो पार्ट हमारा कवर हो गया है, और उससे हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ अब हम मेंस के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आता है वही कर लोगे पहले, तो आपको ऐसे हुआ कि यार क्या जो आता था वही आता है, टाइम कम बच जाएगा और पार्ट वो बच जाएगा जिससे आप डरते हो। तो इसलिए सबसे पहले जो आपको वीक पार्ट है आपने वो कवर करना है। अब मान लो एनालिटिकल के लिए अब जब आप टाइम डिसाइड करोगे कि कितने डेज़ हमने देने हैं, तो वो आप कैसे करना, आप पहले क्या करना, इसका सिलेबस देखना। मैंने इससे पहले वाली जो पार्ट 2 बनाया था वो सिलेबस की वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप जाकर देखना कि कितना कितना पार्ट है और कैसे कहाँ से पढ़ना है, वो मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यू डिसाइड, उस बुक में से चेक करना कि कितने पेजेस हैं हर में, तो आपको बिल्कुल ही सब कुछ नया है या फिर थोड़ा बहुत आता है, तो उससे आप अपनी होता है ना कि एक अपनी कैपेबिलिटी देख के कि हाँ मेरी इतनी सिटिंग कैपेबिलिटी है, आप इतनी इजीली ये चीज़ें ग्रैस्प कर लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेज डिवाइड करना। जैसे कि मान लो बिल्कुल ही नए हो, नहीं ये मैं चीज़ नहीं बोल सकती कि एग्जैक्टली इतने दिन, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। लाइक आप 15 डेज़ लोगे या फिर आप 20 लोगे या फिर 25 डेज़ लोगे। ऐसे नहीं है कि मान लो 15 डेज़ वाला जल्दी कुछ कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं है कि 15 डेज़ वाला ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी बस उड़ा दिया हमने, पेपर पढ़ के उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। 15 डेज़ आपने बुक पढ़नी भी है, उसके बाद फिर मतलब आपने टॉपिक पढ़ना भी है, पढ़ने के साथ साथ आपने उसके नोट्स भी बनाने हैं। अब आप सोचोगे कि नोट्स क्यों ज़रूरी है, जब हमारे पास बुक है तो नोट्स क्यों टाइम वेस्ट करना, बट वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आपको टाइम सेव करेगा। कैसे? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप सोचोगे कि नहीं यार हमारे 3-4 दिन सेव हो जाएंगे, नोट्स बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। बट आप ये देखो, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, अगर स्टार्टिंग में 3-4 दे दिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद जब आप रिवाइज़ करोगे तो रिवाइज़ हर बार वो इतनी बुक, हर एक छोटी जो लाइन थी जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी आप फिर से पढ़ोगे, तो वैसे करके आपका बहुत टाइम जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही जब आप स्टार्ट करोगे तभी आप
5 दिन या 6 दिन जितने भी एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं आप वो दे दो और अच्छे से नोट्स बना लो। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 महीना था एनालिटिकल के लिए, मैंने फिर भी, क्योंकि मैंने मई में स्टार्ट की थी, फिर भी मैंने नोट्स बनाए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए पढ़ना भी है और साथ में नोट्स भी बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम दीजिए। ओके, मान लो 25 डेज़ दे दिए, ठीक है। 25 डेज़ देने के बाद एनालिटिकल को हमने दे दिया। अब एनालिटिकल में ये मत सोचना कि हमने फर्स्ट पॉइंट मान लो कि क्रोमेटोग्राफी है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम पढ़ते गए स्पेक्ट्रोमेट्रिक आई सारी वो ICP-MS वगैरह या मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह, और सब कुछ आने के बाद एब्जॉर्प्शन, एमिशन, फ्लोरेसेंस वगैरह सब आने के बाद आपका 25 डेज़ हो गए और आपने बंद कर दी। ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने 3 दिन में क्रोमेटोग्राफी कर ली, 6 दिन आप फिर स्पेक्ट्रोमेट्री लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसमें फिर आप ये नहीं है कि बस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ते जा रहे हो 25 डेज़ कंप्लीट हो गए, नहीं। 5-6 दिन स्पेक्ट्रोमेट्री करके फिर से इस क्रोमेटोग्राफी को रिवाइज करना है, ठीक है। तो जो भी आप नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, लाइक एनालिटिकल आपके लिए नहीं है, जो भी आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप अराउंड लाइक स्टार्टिंग में आफ्टर 1 वीक आप उसको रिवाइज करो। और इनिशियली तो जैसे आपने आज स्टार्ट की है, तो एक बार रात को सोते वक्त ज़रूर उसको पढ़ना कि दिन में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे अपने 25 डेज़ को मेंटेन करना है कि जितना सिलेबस कर रहे हो आप उसको बीच बीच में एक दिन रिवाइज भी कर रहे हो। तो यही वाली चीज़ जो है, फैक्टर जो है रिवीजन वाला, ये कंसिडर करके ही आपको आपका जो है डेज़ है वो डिसाइड करने की कितने दिन में आप ये कर लोगे। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। उसके बाद है, जस्ट मैं एक रफ आइडिया लेके और बताते हूँ। जैसे 21 मार्च के बाद आपने 25 डेज़ ले लिए, तो वो हो गया हमारा 15 अप्रैल, ठीक है। 15 अप्रैल में आपने एनालिटिकल कर ली, ओके। अब 15 अप्रैल के बाद जब आपने पूरी एनालिटिकल कर ली, तो उसके बाद फिर से आप 2 दिन दे दीजिए। 2 दिन मीन्स 16 एंड 17 अप्रैल, और पूरी एनालिटिकल फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। अदरवाइज़ बिना रिवीजन के वो सब वेस्ट हो जाएगा जितने आपने 25 डेज़ दिए हैं, ओके। तो ये रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद मान लो आप फिज़िकल में वीक हो या फिर ऑर्गेनिक में वीक हो, जो भी आपका पार्ट वीक है उसको आपने टाइम देना। मान लो अगर आपको फ़िज़िकल में ज़्यादा चाहिए, फ़िज़िकल में मान लो आपको 20 डेज़ 25 डेज़, वही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा आता है या फिर कौन से में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम दीजिए। 1 महीना भी लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप टाइम जो आपका बहुत अच्छा आता है आपको उसमें मैनेज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 25 डेज़ लिखे हैं तो वैसा ही होगा, ओके। तो मान लो आपने इसमें अप्रैल में आपके 13 डेज़ बाकी रह गए, 13 प्लस मान लो 10th मई, 10th मई तक कितने हो जाएंगे, 23 डेज़। 23 डेज़ मान लो जो आपका वीक पार्ट है, फिज़िकल है या फिर ऑर्गेनिक है, मोस्टली यही होता है, ठीक है। फिज़िकल है तो वैसे तो बहुत ज़्यादा दिन है 23, क्योंकि 23 डेज़, उसके बाद अगर आप मानोगे सिर्फ मई के 20 डेज़ और बाकी 20 डेज़ जून के, सिर्फ 40 डेज़ बचेंगे। तो 40 डेज़ में आपको 20 या फिर जो भी रेशियो होगा उसमें करना पड़ेगा आपको डिवाइड बाकी सब्जेक्ट्स को भी। तो 10th मई तक आपने मान लो फिज़िकल की, ठीक है। इन जो ये है ना 23 डेज़, इस 23 डेज़ में आपने क्या करना है, फिज़िकल या फिर ऑर्गेनिक जो भी आपका वीक पार्ट है, प्लस मेक श्योर कि आप इन्हीं दिन के बीच में आपकी जो एनालिटिकल है, मान लो ये जो टाइम है इसमें आपकी एनालिटिकल भी आप बीच में एक दिन रिवाइज करो, अलोंग विद जो सेम है। अगर आप फिज़िकल कर रहे हो, आपने 2 चैप्टर कर लिए हैं, 1 चैप्टर कर लिया है, करने के बाद फिर नेक्स्ट डे एक दिन दे दो, ताकि जो चैप्टर कर लिया है उसको आपने फिर से रिवाइज करना है, फिर से सारे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं।
तो ऐसे ही ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस करने के लिए 23 डेज़ हैं, नहीं, सिलेबस के साथ आपको रिवाइज भी करना है प्लस आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अब जो वो रिवीजन कैसे करनी है दैट आई विल टेल यू। इसमें सिर्फ हम एक ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं टाइम टेबल का। इसके बाद हो गया, देन आप मान लो 10th मई के बाद आप अपना सेकंड पार्ट लेके आते हो, फिजिकल कर ली तो आप ऑर्गेनिक करोगे। उसके बाद मान लो आपने 15 डेज दे दिए, यानी 25 मई, ठीक है, 25 मई तक कितना हो जाएगा आपके पास? 15 डेज। 15 डेज वैसे लाइक मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया बता रही हूँ आपको, ओके। 15 डेज़ या फिर 10 डेज़ मान लो, क्योंकि अगर आपको फिजिकल से डर लगता है तो आपकी नो डाउट ऑर्गेनिक अच्छी होगी, तो आप मान लो यहाँ पे 10 डेज़ मान लो, तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक कर लोगे, ठीक है। 10 डेज़ में आप ऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक का सिलेबस भी करना है, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स किया है दैट मीन्स आपने नेट गेट वगैरह दिए हुए हैं अच्छे से और आपको वो सिलेबस कवर किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल ही नया होने वाला है। तो आप ऑर्गेनिक के साथ साथ मान लो पहले आपको रिवीजन में कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगता था, तो अब 1 दिन लगेगा, कम टाइम लगेगा, नॉट 1 दिन। तो उसके साथ साथ आपने रिवीजन भी बीच बीच में मेंटेन करनी है, जो आपने पहले टॉपिक्स कर लिए। देन है मान लो 30th में, फिर मान लो 5th जून तक, ये मैंने 15 डेज़ दे दिए, वैसे 15th डे नहीं देना चाहिए, मान लो 1 जून तक आपने कर लिया, फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है, अलोंग विद रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। ये राइटिंग प्रैक्टिस सबके अंदर है, ठीक है, इसमें वो मैं WP लिख देती हूँ, ओके। तो ये चीज़ है 1 जून के बाद आपके पास 20 डेज़ बच जाएंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। और इस सिलेबस में आपने भरपूर आई थिंक टाइम दिया है हमने, 25 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, 25 डेज़, जो भी 20 डेज़, तो इसके बाद भी आपके पास 20 डेज़ बच जाएंगे। और 20 डेज़ अगर जिसके पास नहीं बचते, मान लो मैंने जहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 दिन दिए हैं, आपने मान लो 15 दिन दे दिए होंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम कम बच जाएगा। टाइम कम बच जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि यार लास्ट में सिर्फ 1 हफ्ता बच रहा है, हमने सारा रिवाइज फिर से भी करना है। देन यू विल रियलाइज़ कि आपको कितनी स्पीड से पढ़ाई करनी है। अगर यहाँ पे बहुत सारा टाइम दिखता है ना, तो आपको लगता है यार 10 दिन बाद शुरू करते हैं। तो ये टाइम टेबल बनाने का, ब्रीफ आइडिया लेने का सिर्फ यही मोटिव है, ताकि यू रियलाइज़ कि आपको कितनी कंसिस्टेंटली और कितनी स्पीड से पढ़ाई करनी है और कितने अच्छे से वो पेस मेंटेन करना है। ये नहीं है कि 4 दिन पढ़ाई की, 2 दिन रेस्ट कर लिया, ओके। तो फिर जो आपके 20 डेज़ बच जाएंगे ना लास्ट में, उसमें आपको क्या करना है, जितना भी सारा सिलेबस है, 3 दिन मान लो एनालिटिकल रिवाइज की, 1 दिन मान लो, 2 दिन फिर जो आपका अच्छा पार्ट है वो रिवाइज़ किया, फिर से दूसरा टॉपिक, फिर से दूसरा टॉपिक, तो ये 20 डेज़ में लास्ट में फिर रिवीजन ही चलेगी, ओके। तो ट्राई कि आप जून तक, जून के जो 20 डेज़ हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी हो, सिलेबस आपका उससे पहले कवर हो चुका हो, नहीं भी हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका इजी वाला पार्ट है लास्ट में वही बचेगा, तो आप लास्ट में 5 दिन भी जून के दे सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ओके। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया अबाउट द टाइम टेबल ऑफ मेंस प्रिपरेशन, एंड आई होप कि थोड़ा सा एक आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़ाई तो किसका पेपर होगा, ऑब्वियसली किसी का पेपर नहीं होने वाला। तो एक अपने रूम में पेपर के ऊपर ऐसे, मैंने तो जैसे ऐसे थोड़ा रफ सा बनाया है, तो आप अच्छे से लाइक जस्ट मैं एक आइडिया देती हूँ कि आप कैसे पेस्ट कर सकते हो। मान लो 21 मार्च, मैं जैसे करती थी मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको, 21 मार्च देन 31 मार्च, ठीक है। आपको ये सब, मैं तो हर एक दिन लिखती थी, जैसे मैंने ये बिल्कुल गैप छोड़ दिया ना, तो मैं हर एक दिन लिखती थी मुझे कौन से चैप्टर इन 3 दिन में कर देना है। तो वैसे ही आपने 21 से 31 जो है वहाँ पे लिख लो, मुझे क्रोमेटोग्राफी करनी है, मुझे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, मैंने फिर इसके बाद क्या है, जैसे ICP-MS करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लिख के
फिर ठीक है, बीच में एक दिन मान लो आपने 1 अप्रैल एक ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया, ताकि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है, तो आपकी यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ओके, उसके बाद फिर 2 अप्रैल से मान लो आपका 20 अप्रैल, यहाँ पे फिर आप अच्छे से लिख लो कि फिज़िकल केमिस्ट्री, यहाँ पे अपना टॉपिक्स भी लिख लो, ताकि आपको सारा दिन दिखता रहे हाँ ये चीज़ मैंने पढ़नी है। ओके, तो ऐसे करके पूरे पेपर पे लिख के 3 महीने का पूरा टाइम टेबल और अपनी वॉल पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हो आप पेस्ट कर लो, ताकि आपको सारा दिन दिमाग में ये चीज़ बजती रहे, भाई टाइम बहुत कम है, पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द टाइम टेबल फॉर लाइक 3 months एंड आई होप कि थोड़ा सा आपको बेनिफिशियल लगा होगा, कुछ ना कुछ तो आपको हिंट मिली होगी हाँ कि आप कैसे अभी अपनी प्रिपरेशन को आगे डायरेक्शन दे सकते हो। ओके, सो या ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, सी यू।